हेलो एवरीवन, स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग विद्यालय में शिक्षण अधिगम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। ये प्रश्न जो है अभी बीएड और डीएलएड एंट्रेंस के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट आप सभी स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली का डेली जो है नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख किया गया समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो है व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर आधारित है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने पर आधारित है। तो इस कंसेप्ट को एकदम आप समझिए। तो ठीक है, यहाँ कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख किया गया समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो मेन जो उद्देश्य था समावेशी शिक्षा का वो था मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके जो अशक्त बच्चे हैं यानी कि जो असक्षम बच्चे हैं वैसे बच्चों को यानी कि किसे मुख्य धारा में शामिल करने से जिससे कि ये अपने जीवन को सहजता के साथ क्या कर सके, जी सके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। यंत्रवत याद करना यानी कि जिसको कि हम रटकर याद करना या कंठस्थ याद करना भी कहते हैं। तो ये नहीं होगा। प्रबलन पर केंद्रित करना, प्रबलन यानी कि रेनफोर्समेंट, नहीं बल नहीं देना है। अनुबंधन द्वारा अर्जित करना है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, नहीं अनुबंधन चलिए मानिए। उसके बाद है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है यानी कि कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस पर क्या है, सेंट्रलाइज, बिल्कुल ये ज्यादा अच्छा है यानी कि डी इज राइट आंसर, ठीक है। संरचनावादी ढांचा यानी कि बच्चे को आप कुछ भी निर्माण की बातें बताते हैं तो इसके लिए जब तक बच्चा क्या होगा, समझ नहीं विकसित करेगा, समझ प्रक्रिया पर आधारित होगा तभी बच्चे क्या करेंगे यानी कि किसी भी अधिगम को क्या करेंगे, संरचनावादी प्रोसेस पर डिपेंड कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना, नहीं अनदेखा हम नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे कि बच्चे की मानसिक उठाए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि टीचर हमें अनदेखा कर रहे हैं। बच्चों को दंडित करना चाहिए, नहीं बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, नहीं बार बार याद करने के द्वारा नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इससे बच्चे सहज अनुभूति प्राप्त करेंगे और इससे बच्चे अधिक से अधिक अनेक घटनाओं के बारे में जो है याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित बोलिए या बाल केंद्रित शिक्षा बोलिए, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, तो देखिए जहां केवल देखिए ना समझ लीजिए नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बिल्कुल बच्चे जो भी सीखेंगे जो भी अनुभव करेंगे उसको प्राथमिकता देना है, उसको शेयर करना है, ठीक है। यंत्रबद्ध याद करना, नहीं रटकर याद करना पर जोर हम नहीं देंगे। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ये भी नहीं करेंगे कि योग्यता के आधार पर हम विद्यार्थियों को चिन्हित करेंगे, नामांकित करेंगे, भाई ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा नहीं है, कमजोर है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों के अनुभवों को हम क्या देंगे, बाल केंद्रित शिक्षा में
महत्व देंगे, यानी ये इसकी क्या है, विशेषता है। तो राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतया अलग है? पूर्णतया भाई अलग तो नहीं है। फिर उसके बाद है पूर्णतया स्वतंत्र है? स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, सन्निहित है? बिल्कुल। संबंधित नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या है, सन्निहित है। संवेग यानी इमोशन और कॉग्निशन ये दोनों एक दूसरे क्या है, यानी कि सन्निहित है, यानी कि मिले जुले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? ठीक है, तो सृजनात्मकता के तत्वों यानी कि आपका एलिमेंट ऑफ क्रिएशन की बात हो रही है। तो एलिमेंट ऑफ क्रिएशन में क्या हो जाएगा? तो पहला है प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद है यहाँ प्रवाह। देखिए पहले तो प्रवाह होगा, फ्लो होगा। फिर क्या होगा, विविधता, यानी अलग अलग कामों को देखेंगे और उन कामों में से जो एक को आप समझेंगे उसको आप मौलिक रूप से क्या करेंगे, अपनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ब्रॉड रूप से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो देखिए पिता की अपेक्षा माता के प्रति, तो पिता के अपेक्षा अगर माता के प्रति अगर बच्चे का प्रेम हो जाए तो यानी कि ये गुण जो है बच्चे लड़कों में ज्यादा होता है। लड़के जो है माँ से ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उसमें ऑडिपस ग्रंथियां पाए जाते हैं। ठीक है, और पिता के प्रति अगर बेटी का ज्यादा मोह या भावना हो जाए तो उसमें क्या होती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ हमें कह रहा है कि बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति, यानी कि बेटा का माँ के प्रति अगर प्यार है तो ये है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी ऑडिपस ग्रंथि, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना। बिल्कुल, जब भी हम स्कूटर चलाते हैं तो उससे पहले अगर हम साइकिल जानते हैं तो साइकिल के बारे में अनुभव को क्या करते हैं, मोटरसाइकिल चलाने में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं पूर्व अनुभव के आधार पर। तो किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर ये क्या है, बिल्कुल आधारित है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को बताया गया था कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो कोई भी कामों को क्या करते हैं, पहले किए गए कामों से हम क्या करते हैं, अनुभव पर आधारित करते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के जो नियम दिए थे वो कौन दिए थे, थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। और इसके अलावा थॉर्नडाइक महोदय ने सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का भी नियम दिए हैं जो कि द्वितीयक या गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, उदर्व अंतरण। ठीक है,
तो यहाँ हम क्या देंगे, उधर्व अंतरण। ठीक है, कैसे है उधर्व अंतरण, क्योंकि जब भी मतलब कि आप स्कूटर चलाते हैं और स्कूटर चलाने से पहले आप क्या करते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो उस अनुभव को आप अपने अंतर मन में लाते हैं। तो आप जो अनुभव को, प्रीवियस एक्सपीरियंस को जो अपने मन में लाते हैं, तो ऐसे मतलब कि अंतरण को हम कहते हैं उधर्व अंतरण कहते हैं। ठीक है, जो कि उधर्व अंतरण जो है अधिगम का एक प्रकार का क्या होता है, प्रकार होता है, जिसमें कि यानी कि कहिए कि ये अंतरण जो है, कहिए कि लंबवान अंतरण के अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता कहलाता है डिस्फेसिया। ठीक है, क्या कहलाता है, डिस्फेसिया कहलाता है। तो राइट आंसर क्या देंगे, बी देंगे। डिसकैलकुलिया लेखन संबंधित, डिस्ग्राफिया पठन संबंधित, डिसलेक्सिया लिखने संबंधित। ठीक है, तो डिस्फेसिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। यानी कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो पहला है हल, दूसरा है कैंडलर, तीसरा है कोहलर, चौथा है ब्रिक। ठीक है, तो समस्या समाधान कि में लक्ष्य प्रवणता का कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय दिया था हल महोदय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। कौन सूक्ष्म शिक्षण जिसको कि हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, तो उससे संबंधित नहीं है। तो देखिए एलन महोदय ने माइक्रो टीचिंग को आगाज दिया था। ठीक है, एचिसन उनके साथ थे, बुश भी उनके साथ थे। ठीक है, तो संबंधित कौन नहीं है, तो डेविड ह्यूम जो है संबंधित नहीं है, किससे, माइक्रो टीचिंग के विचारधारा से। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को बताया था शिक्षण अधिगम के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर जो होता है उसको हम कहते हैं स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, ठीक है, और तीसरा जो होता है चिंतन या विमर्शीय स्तर होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है, कौन सा स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ये आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो अवबोध स्तर है, परावर्ती भी है, स्मृति भी है, दूरवर्ती स्तर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। जनतांत्रिक शिक्षण नीति कौन नहीं है बच्चे, ये हमें आपको बताना है। पहला है व्याख्यान, दूसरा है योजना तो एकदम होना चाहिए, अन्वेषण और भी अच्छा, मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये बहुत अच्छी बात है। व्याख्यान में क्या होता है, जनतांत्रिक शिक्षण नीति अपनाई नहीं जाती है, टीचर आते हैं और लेक्चर दे के चले जाते हैं, बच्चे समझे या नहीं समझे, बच्चे के प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, पूर्ण रूपेण जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। कौन, व्याख्यान। तो राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सी समावेशी शिक्षा की भाई विशेषता नहीं है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो चलिए ये तो नहीं है, मानिए यह दिव्यांग बालकों के देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत होगा। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, हाँ है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार गलत होगा।
यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल बढ़ाना चाहती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर। यहाँ केवल आपको बताए थे कि ये निगेटिव होते, लेकिन क्वेश्चन निगेटिव है और ऑप्शन भी क्या है? निगेटिव है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये निगेटिव वाली चीज पॉजिटिव में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना या सिखाना। ठीक है, जिसे कि हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। तो अधिगम का अर्थ क्या है? कक्षा में प्रथम आना नहीं, विद्वान बनना नहीं, अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। काम करने के लिए सक्रिय होना नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया है बच्चे। यह एक सीखा हुआ व्यक्ति सीखना क्या बंद कर देता है? बिल्कुल गलत। ठीक है, सीखना सारा जीवन चलता रहता है, यानी कि सीखना अधिगम जिसे कहते हैं, ये निरंतर चलने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, सीखना एक प्रक्रिया है। जितना आप सीखिएगा उतना अधिक ज्ञान होगा। तो बच्चे शिक्षक के देखरेख में ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। माता पिता समाज सबसे बच्चे क्या होते हैं? कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अधिगम के लिए जो है उपयुक्त बैठेगा, सीखना सारा जीवन चलता रहता है, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है? शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है, ये आपको क्या करने हैं? बताने हैं। पहला है, इससे कक्षा आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। तो देखिए, कंट्रोल पावर के लिए शिक्षा नहीं होता है। शिक्षा ज्ञान विनम्रता के लिए होता है। इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर देखे जाते हैं। नहीं, आप कितना भी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, व्यक्तिगत भिन्नता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, नियमों के पालन करने से सुसंस्कृत जीवन शुरू किया जा सकता है। नियमों का अगर पालन करने से सुसंस्कृत जीवन किया जा सकता है। चलिए मानिए, आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते। बिल्कुल, यानी कि हमारे अंदर जो आंतरिक आदतें हैं उसको सुधारा जा सकता है शिक्षा के द्वारा, शिक्षा में जो अनुशासन है उनके द्वारा। तो राइट आंसर सबसे अच्छा होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास, बाल मतलब होता है बालक। ठीक है, बाल मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? बालक हो जाएगा। तो बच्चे की लंबाई चौड़ाई और मोटापे में विकास। चलिए ठीक है, मानिए ये शारीरिक विकास की बात कर रहा है। मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, इसको भी मानेंगे। बच्चे का संपूर्ण विकास, ये सबसे अच्छा है। संपूर्ण विकास का मतलब हो गया शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है, सारे विकास, ऑल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद है बच्चे का विकास। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं ना हो सकता? ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता, ये कौन सा होगा? ठीक है, तो पहला है शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का मतलब कि माध्यम नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, स्थान है। बिल्कुल ये सही है। अधिगम लक्ष्य केंद्रित, ये भी सही है। नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। हाँ, नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए कौन नहीं होगा? तो शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान आकर्षित होने में भूमिका होती है। ध्यान, जिसको कि हम अटेंशन कहते हैं। ठीक है, आप इसे अवधान के सेंस में भी ले सकते हैं। तो पहला है, ध्यान आकर्षित होने में भूमिका किसकी होती है? उद्दीपन यानी स्टिमुलस की तीव्रता का, बिल्कुल सही। उद्दीपन की उपादेयता का, उपादेयता का।
फिर नहीं, इसका नहीं होगा। उद्दीपन की विश्वसनीयता का, नहीं। उद्दीपन की सक्रियता का, देखिए उद्दीपन की तीव्रता का होगा। जितना आपके स्टिमुलस जो है वो क्या होंगे, तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होंगे, उतना ही अधिक आपका ध्यान क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, जैसे कि किसी चीज को देख करके हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि हमारे स्टिमुलस क्या होते हैं, ये बहुत अधिक जो है तीव्रता पर आधारित हो जाते हैं। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है, कौन जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण से छात्र में रुचि होती है, बिल्कुल होती है। फिर है दूसरा सहानुभूति, सिंपैथी, समदृष्टि, प्रेरणा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, प्रेरणा, यानी कि डी इज राइट आंसर। मोटिवेशन एक ऐसी जादू की जप्पी होती है जो कि बच्चे में यानी कि कई इंटरेस्ट और उसके अंदर वो जुनून भर देती है, जिससे कि वो जो नहीं करने वाले होते हैं उसे भी वो कर डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। चलिए, ये बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन फ्रायड ने ये नहीं कहा है। ये क्या है आपका, विस्मरण का क्या है, डेफिनेशन है। फिर है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता है। ये भी फ्रायड ने नहीं कहा है। फ्रायड ने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल सही, यानी कि आप जब दुख के चीजों को, दुख वाली बातों को, दुख वाली घटनाओं को जब आप क्या करते हैं, अपने दिमाग से जब निकाल देते हैं, वही क्या है, विस्मरण है, यानी कि आप उस बातों को भूल चुके हैं। डी आपका नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ठीक है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो बोलेंगे वाटसन के द्वारा। ठीक है, बाकी कोहलर, कोफ्का, कोहलर, गेस्टाल्टवादी, ये तीनों क्या थे, गेस्टाल्टवादी थे। तीनों अंतर्सूच का सिद्धांत भी प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो वाटसन हो जाएगा। SOR जो है इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। ठीक है, तो यहाँ हम फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वह मापनी यानी वह मेजरमेंट जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, उसको क्या कहते हैं, तो अनुपात मापनी है, तो अनुपात मापनी होगा। ठीक है, जिसमें कि परम शून्य भी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने आज विद्यालय में अधिगम पर्यावरण की शिक्षण के बारे में जाना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपने सुझाव और अपने कमेंट को बिल्कुल जो है हमारे साथ साझा करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो के साथ, यानी तब अभी आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।